नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर चुनाव से पहले वोटरों का मिजाज क्या है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको बेलागंज और इमामगंज का जातीय समीकरण बताया। खेल कैसे अचानक बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये आपको समझा रहे हैं। और अब बारी है तरारी और रामगढ़ की। पहले आपको बता दें कि बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। और आपको बताएं कि 2020 के चुनाव में इन चारों सीटों पर जीते जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हो चुके हैं। लिहाजा यहाँ जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज का जातीय समीकरण हमने आपको बता दिया। हमने आपको ये बता दिया कि इमामगंज में कौन सा खेला चल रहा है। लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप सोने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए, समझ लीजिए। पहले गणित तो जान ही लीजिए। वोटर कैसे बाजी पलटेंगे ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग की घड़ी आ गई है। वोटर्स तैयार हैं, मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप शामिल हों और इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। अपने मत का अधिकार जो आपको मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके वोट देकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने की हम आपसे अपील करते हैं। और आपको ये बता भी रहे हैं कि कैसे सियासी गणित जो है वो अचानक रातों रात पलटता है, कैसे वहाँ पर जो है वो खेला शुरू हो जाता है और वोटिंग की घड़ी आ गई है। चाहे वो तरारी हो या फिर रामगढ़, बेलागंज हो या फिर इमामगंज, धड़कनें बढ़ी हुई है। आपने बेलागंज, इमामगंज का समझ लिया। शुरुआत करते हैं तरारी से और आखिरी में बात करेंगे रामगढ़ पर। मैं कहूँगा कि दिल थाम कर सुनिएगा, रुकिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये गणित जो है वो एकदम भूचाल लाने वाला है। क्योंकि आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि रामगढ़ में कौन सा रण तैयार हुआ, रामगढ़ की रणनीति किसकी काम आ रही है। और आपको ये तो मालूम ही है, मुकाबला त्रिकोणीय है तरारी में, लेकिन चतुर्भुज अगर बनाए तो 4 एंगल का लड़ाई जो है वो चतुर्थ कोणीय लड़ाई जो है वो रामगढ़ के सीट पर है। चलिए शुरुआत कर देते हैं तरारी से। तरारी जहां पर भूमिहार जाति से आने वाले सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। माले से यादव जाति से आने वाले राजू यादव उम्मीदवार हैं महागठबंधन की ओर से। किरण सिंह जाति से राजपूत हैं, ये चुनाव लड़ रही हैं तरारी का जनसुराज पार्टी के ओर से। देखिए, प्रशांत किशोर ने खूब नारा लगाया, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। तो कितना काम आ रहा है, क्या गणित है भाई रामगढ़ में, तरारी में, जरा ये समझ लीजिए। आपको समझना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव ने भी जय बिहार कहा। तेजस्वी यादव ने तो जाकर यहां तक कह दिया आखिरी दिन कि तंबू वाले तंबू लेकर भाग जाएंगे। लेकिन मैं चुनाव के बाद आपको ये सटीक बताऊंगा भी कि प्रशांत किशोर जो बिहार के मैदान में उतरे, कौन सा बड़ा खेला कर गए। देखिए, चुनाव में जीत हार भले होगी, चाहे जो जीते या जो हारे, लेकिन एक बात है कि इस बार खेला बड़ा हुआ है। त्रिकोणीय लड़ाई हर जगह हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं, कैंडिडेट सिलेक्शन भी उसी तरीके से हुआ। तरारी के बारे में आपको बता दें पहले कि यहां पे जनरल एसके सिंह को मैदान में उतारा था प्रशांत किशोर ने, और यहां पर उम्मीदवार बदलने पड़े थे। हालात ऐसे थे कि प्रशांत किशोर ने हर तरीके की कानूनी मदद भी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली यहां से। लिहाजा कैंडिडेट बदला और किरण सिंह जो महिला हैं उन्हें मैदान में उतार दिया। तो अचानक एक अलग मैसेज तो चले गए थे। तो अब यहाँ की गणित को पहले समझ लेते हैं। तरारी की ये फाइट कोई आसान नहीं है। देखिए, पिछले बार के चुनाव में कौशल विद्यार्थी बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। 20,000 वोट भी नहीं आए थे बीजेपी के कैंडिडेट को। यहाँ पहले नंबर पर सुदामा प्रसाद थे जो माले के उम्मीदवार थे, अब वो आरा के सांसद बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पे थे नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार लड़ाई आप ये कहिए कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर ये मुकाबला सुनील पांडे हार जाते हैं तो यकीन मानिए उनके पास खोने के लिए और पाने के लिए अब कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ये मुकाबला राजू यादव हार जाते हैं
तो यकीन मानिए उनकी हिम्मत टूट जाएगी। क्योंकि राजू यादव जो हैं वो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजू यादव लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव लड़ चुके हैं और अब तक उन्हें हार ही मिली है। लोकसभा के चुनाव में हालांकि एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में 2024 के चुनाव में थे आर के सिंह के सामने। तो अब जरा ये आपको बता देते हैं कि यहां पर जाति का गणित क्या है। जाति का गणित समझना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जाति का गणित इस लिहाज से भी समझना जरूरी है कि ये जाति का खेल अगर आप नहीं समझे तो सियासत में वोटिंग किस आधार पर किधर हो रही है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आपको सीधे हम लिए चलना चाहते हैं तरारी, एक ग्राफिक्स आपके सामने जिस पर जातीय आंकड़े हम लिख रहे हैं और हो सकता है इन आंकड़ों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। भूमिहार जाति की आबादी सबसे अधिक है, 60,000 से अधिक वोटर जो है वो भूमिहार है। यहाँ पर ब्राह्मण की आबादी भी कम नहीं है, 30,000 के आसपास जो है वो ब्राह्मण है। राजपूत वोटरों की संख्या 20,000 के करीब है, 15 से 20,000 के करीब। यहाँ पर अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति की आबादी जो है वो 45 से 50,000 है। इसके अलावा यादव यहाँ 30,000 हैं। वर्तमान में जब हमने अपने सहयोगी से बात की तो उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक जो यहाँ पर यादव हैं वो एक बड़ा खेला करते हैं। बनिया जो है वो 25,000 हैं, कुशवाहा जो है वो 15,000, मुस्लिम 20,000 के आसपास हैं और तरारी विधानसभा सीट पर 3 लाख से अधिक वोटर हैं। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स बड़े कमाल के हैं, क्योंकि यहाँ पर दिलचस्पी चुनाव के दौरान जो है वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो सबकी नजर आती है। और यहाँ पर भूमिहार जाति के जो वोटर हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन यादव और मुसलमान एकजुट होकर यहाँ पर खेला कर देते हैं। देखिए कंफर्म रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं। बरमेश्वर मुखिया का कांड जो है, हत्याकांड, आज आरा में सुर्खियों में, चर्चा में। भूमिहार जाति से आने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया भी और भूमिहार जाति से आने वाले सुनील पांडे भी। तरारी में एक चर्चा यह है कि आखिर कैसे हत्या हुई थी ब्रह्मेश्वर मुखिया की। भूमिहार सबसे अधिक है, तो भूमिहार ये सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि किसने मारा ब्रह्मेश्वर मुखिया को। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। और जब ये चर्चा चल रही है तो भूमिहारों की एक बड़ी आबादी जो है वो बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के सपोर्ट में खड़ी है। क्यों खड़ी है इसका वजह आप जान रहे हैं, चर्चा क्यों हो रही है ये भी आप जान रहे हैं, और मैं उस पर आपको जो है ज्यादा प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं। आज ये वजह है। दूसरी चीज यहां पर महागठबंधन के लिए एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि पासवान जाति के वोट भी अच्छी खासी मिल रहा है महागठबंधन के पक्ष को। पासवान जो है वो चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद, चिराग पासवान के मैदान में उतरने के बावजूद एनडीए के पक्ष में एकजुट नहीं हुए। हालांकि यहां पर मैं प्रशांत किशोर की भूमिका पर भी आपको लिए जाना चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने जो जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाने का जो फैसला लिया, जो गांव-गांव में प्रशांत किशोर का कुनबा गया, आज वो ताकत है कि जनसुराज इस फैसले की दहलीज पर है कि जनसुराज को अगर 15,000 से अधिक वोट मिलता है तो वहां पर, मात्र मैं 15,000 कह रहा हूं, हालांकि बहुत अच्छी खासी वोट हासिल करती नजर आ रही है कविता सिंह। अगर जो है किरण सिंह, माफी चाहूंगा, अगर जनसुराज का वोट 15,000 से मात्र ऊपर बढ़ता है तो बीजेपी की हवा टाइट हो जाएगी। भूमिहार अगर 20% कट जाते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर, जो चर्चा है, जो माहौल है, जो हवा है, तो यकीन मानिए एनडीए के कैंडिडेट की लंका लग जाएगी। राजू यादव भी आसानी से नहीं बैठे हैं, उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है। यादव मुसलमान तो तैयार हैं, लेकिन यहां पर जो कुशवाहा हैं, यहां पर जो राजपूत हैं, जिनके ऊपर ये कोशिश है कि भाई राजपूत का वोट मिल जाए हमें, तो अगर मुस्लिम और यादव के भरोसे अगर बैठे रह गए तो जो हमें ग्राउंड की स्थिति मालूम है कि जातीय तौर पर यहां पर बड़ा खेला हो रहा है। कौन सी जाति के लोग किधर समर्थन कर रहे हैं ये वोट के बाद ही मालूम चलेगा। एकदम वोटर साइलेंट हो गए हैं। आरजेडी वाले हालांकि बोलते रहते हैं।
तो यहां पर गेम साइलेंट चल रहा है। जातीय समीकरण आपने समझ लिया और स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर ने टेंशन बढ़ाई है सबसे ज्यादा किसी की, तो वो बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत हैं। और एक मजबूत स्थिति जो है वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की भी है। लेकिन यहां पर अगर वर्तमान समय में लड़ाई देखी जाए तो त्रिकोणीय अब भी है, त्रिकोणीय है। आमने सामने की लड़ाई तो रह गई है लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई मैं इस वजह से कह रहा हूं कि तीसरा कैंडिडेट अगर कोई यह मैदान में डटा हुआ तो वो किरण देवी हैं, किरण सिंह हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। खैर, इसके बाद चलते हैं हम रामगढ़। रामगढ़ का किला कैसे बचेगा भाई? रामगढ़ में कैसे सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह जीतेंगे? तेजस्वी यादव ने वहां जाकर यह कह दिया कि ये लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई मत समझिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि रामगढ़ से तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। रोड शो तेजस्वी यादव ने किया। और आपको ये बताएं कि रामगढ़ में उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं अजीत सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पिंटू यादव बसपा के उम्मीदवार हैं और सुनील सिंह कुशवाहा जो हैं वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। बिहार में कहीं बेस्ट बैटिंग करते जनसुराज नजर आ रही है तो वो रामगढ़ का सीट है। रामगढ़ में जो ब्राह्मण मतदाता हैं, जो भूमिहार मतदाता हैं, उनका मूड कुछ और है। राजपूत कुछ और चाहते हैं, यादव कुछ कहीं और जाने को तैयार हैं, मुसलमान कंफ्यूजन में हैं। एक बार हम कहते हैं कि जरा आपको समझ लेना चाहिए कि रामगढ़ का जो लड़ाई है वो जातीय आधार पर तो हो रही, तो जाति का समीकरण क्या कहता है? रामगढ़ का क्या समीकरण है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा ग्राफिक्स के जरिए। एक बार देखिए, ये रामगढ़ का जातीय समीकरण आपको हम दिखा रहे हैं। रामगढ़ में राजपूत सबसे अधिक है 21%, जिनकी संख्या जो है वो 59,543 है। दूसरे स्थान पर मुस्लिम हैं, ये गौर करने वाली बात है, 23,761। यादव मतदाता भी यहां पर बड़ी संख्या में है, 19,009, अर्थात 6 से 8% यादव हैं। इसके अलावा कुशवाहा वोटर जो हैं वो 18,000 हैं। शाह जो है वो 4% है, 11,000। भूमिहार की भी आबादी लगभग 7,000 के करीब है। लोहार जो है वो 6,000 के करीब हैं। इसके अलावा अगर देखी जाए तो ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो यहाँ पर 17,000 से अधिक हैं, 18,000 के करीब जो हैं। ये एक तरीके से बड़ा निर्णायक वोटर होते हैं। तो चलिए, ये ग्राफिक्स आप देख रहे थे। पहले नंबर पर जो है वो राजपूत हैं, लगभग 60,000 वोटर, और लगभग 24,000 वोटर जो है वो यादव हैं। यहाँ पर मुसलमान है यहाँ पर, और 20,000 के करीब यादव हैं। हालांकि आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि यहां की लड़ाई राजपूत से नहीं है। राजपूत वोटर जो हैं वो आखिरी दौर में फैसला लेंगे। शुरुआती दौर में ये तय करना है कि मुस्लिम और यादव किधर जा रहे हैं। पिंटू यादव जो अंबिका यादव के बेटे हैं, उन्होंने आखिरी दम तक इस लड़ाई में यादव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में ही तेजस्वी यादव के मैदान में उतर जाने के बाद जो यादव समुदाय के वोटर्स हैं वो पिंटू यादव को झटका देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी पगड़ी भी बांधी वहां पर और ये कह दिया कि पगड़ी का लाज बचाइएगा जरूर। तो यादव समाज के लोग जो हैं वो तेजस्वी के पगड़ी का लाज बचाने में जुटे हैं। लेकिन अंबिका यादव को जितने वोट मिले, जो दूसरे नंबर पर रहे 2020 के चुनाव में, वो फाइट बता रहा है कि इस बार जो है वो अशोक सिंह को एक बार फिर से वो गच्चा देते नजर आएंगे। लेकिन राजपूत में तो खेला होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि राजपूत इंतजार करेंगे कि अशोक सिंह या अजीत सिंह, वो इंतजार करने वाले हैं। जो भूमिहार और ब्राह्मण हैं खास तौर पर, वो जो हैं वो पीला गमछा के वो रहे हैं, जय बिहार जय जय बिहार करते नजर आ रहे हैं जनसुराज के साथ। भूमिहारों की समर्थन जो है वो हासिल करते प्रशांत किशोर जरूर नजर आ रहे हैं, ब्राह्मणों का समर्थन जरूर हासिल करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देखी जाए तो जो वहां पर कुशवाहा जाति के वोटर हैं, जो कोयरी कुशवाहा हैं, वो भी प्रशांत किशोर को एक तरीके से देखें तो मजबूत स्थिति में लाते नजर आ रहे हैं। तो वहां की फाइट
बहुत दिलचस्प है रामगढ़ का। यहां पर चतुर्थ कोणीय लड़ाई है और बीजेपी रेस में है, आरजेडी रेस में है, अंबिका यादव भी बसपा से रेस में है, लेकिन जनसुराज यहां एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। आने वाले वक्त के लिहाज से अगर देखें तो जनसुराज की जो स्थिति इस वक्त के चुनाव में अब तक नजर आई है, एक मजबूत स्थिति रामगढ़ के सीट पर भी आप कह सकते हैं कि बेलागंज और रामगढ़ दो ऐसी सीट जहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनसुराज नजर आ रही है। जनसुराज की स्थिति आज के वक्त में अगर देखे जाए वोट से पहले तो रामगढ़ में जो है वो टसन की लड़ाई में जनसुराज भी है। हालांकि आरजेडी के उम्मीदवार की स्थिति तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने के बाद पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। मुस्लिम हालांकि थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से। तेजस्वी यादव की कोशिश है और मुसलमानों की कोशिश भी मैं बता देता हूं। अगर मुसलमान देखेंगे कि पिंटू यादव जीत रहे हैं तो उन्हें समर्थन, नहीं तो अजीत सिंह को समर्थन दे सकते हैं। ये गणित है भाई। खैर, वोटिंग करना है और मैं आपसे अपील करता हूं, आप बिना किसी भ्रम में आए, आप बिना किसी के बहकावे में आए, आप अपने इच्छा के अनुसार अपने नेता को चुनिए। अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के इस महापर्व को आप और बेहतर बनाइए। शुक्रिया।